आनंद जी, एक बहुत बढ़िया फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई हम विधायकों को, मंत्रियों को रोक नहीं सकते, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और उसके बाद अनुराग ठाकुर मुस्कुराए होंगे कि देखो अब तो मैं नारा और लगा सकता हूँ, बाकी नेताओं को थोड़ी आज़ादी मिली होगी। क्या खुद खुद मंत्रियों को अंदर से नहीं आता कि इस तरह के नारे, कम से कम मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, कुछ तो शर्म करो। लेकिन बे बेशर्मी के रिकॉर्ड हर राज्य में अलग अलग जगह से रोज फूट रहे हैं। अब इस फैसले के बाद क्या चीजें और बढ़ेंगी? मैं तो एक तो पहली बात तो संजय जी ये बता दूं, शायद जो फैसला आया है उसमें एक चीज ये हो जानी चाहिए थी। ये फैसला लागू हो रहा है हिंदुओं के ऊपर, वो मुसलमानों के ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर आप मुसलमान हैं तब तो आप कुछ भी हो आपके ऊपर वो ये सब चीजें लागू नहीं होंगी। तो पहली चीज तो ये है, आजम खान का हम यहाँ देख ही रहे हैं जो हाल किया जा रहा है। उनके फटाफट 24 घंटे के अंदर सब कुछ चला जाता है। खैर, मालूम नहीं संजय जी, आपका मैं एक चीज नहीं जानता हूँ, आपका गांव से कितना ताल्लुक है। मेरा गांव से ताल्लुक है और मेरे घर में मतलब ट्रेडिशनल खेती होती थी, जमींदारी वाली। तो कुछ लोग ऐसे रखे जाते थे जिनका काम ही है गाली देना। अपने मुंह से क्यों गाली दे? वो आएगा 2-20 गाली उसको, 4 थप्पड़ उसको, 1 लाठी उसको, और फिर हम पंच बन के उसका अच्छा, यहाँ पंच बनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आपकी आपकी शिकायत करने आएगा उसको 2 लाठी और मारेंगे आप। तो इसलिए ये एक एक बहुत ही फ्यूडल वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग विलेज था। ये मैं अपनी आंख के सामने देखा और मैं इसको इसको स्वीकार करता हूं। वो शायद चीज अनुराग ठाकुर से कहलाया जाता है, और अनुराग ठाकुर को उसके बाद प्रमोशन भी दिया जाता है ये दिखाने के लिए सबको, क्योंकि वो स्टेट मिनिस्टर थे। तो ये विजिबल एक है कि अगर तुम इस तरह का कंडक्ट करोगे तो ये तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मैं अभी भी एक चीज से कन्विंस हूं कि ये जो पारितोषिक उनको मिला है, ये गाली देने के अलावा किसी और चीज के लिए मिला है। ये छोटे जो बाबा हैं उनको ठीक ठाक से रखने के लिए, उनको एक अच्छी जगह ले जाने के लिए। जैसे जो मेरे टीचर थे, वो अगर मुझे कहीं अच्छा ले जाते, मुझे पढ़ाते, मुझे नकल कराते, फिर मेरा कहीं चोरी से एडमिशन करा देते, तो उनको मेरे माँ बाप भी कुछ ना कुछ ठीक से देते रहते गुरुजी को। तो ये गुरुजी की गुरु दक्षिणा है, क्योंकि गुरुजी जो छोटे साहब हैं उनको ठीक से रख रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ले जा रहे हैं, कहां कहां जाके वो आज दुनिया में खेल कैसे चलेगा इसको बता रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये लेस ऑफ गाली देना, मोर ऑफ वो गुरु दक्षिणा है। हैविंग सेड दैट, ये लोग इतने बेशरम हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं से, और मैं इसको नहीं कह रहा हूं आप जोड़ने की बात, ये तो गाली देने की बात है। कल एक बड़ा फैसला आया है मुंबई हाई कोर्ट से, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को डिस्चार्ज नहीं मिला है। मालेगांव ब्लास्ट का जो आरोपी है, और वो भी मुख्य आरोपी नहीं है, वो 120 बी का 302 के साथ पढ़ा जाएगा, उसका आरोपी है। मुख्य आरोपी तो बैठी हुई है पार्लियामेंट के अंदर। और आप इस देश का, ये दुर्भाग्य है इस देश का, हेमंत करकरे जो एटीएस के मुख्य, जिन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को लीड किया था, उनका नेम शेमिंग की बात कर रहे हैं लोग। उनको उस जिस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी उस जब मुंबई पे आतंकी हमला हुआ था, उसको आज इन लोगों ने कितनी गाली दी है। लेकिन ये जब लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के ऊपर आया है, तो मुझे ये लगता है कि एक लैंडमार्क चीज है, और ये समाव हमारे डिस्कोर्स से निकला जा रहा था, इसलिए मैं जानबूझ के उसको डिस्कोर्स में लाया। बिल्कुल पता होना चाहिए कि उसका जो मुख्य आरोपी नहीं है, अब उन मुख्य आरोपी जी को क्या सजा मिलेगी, क्या इनाम मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो मुख्य आरोपी थे उनको तो इनाम अच्छा मिल गया है। अब वो शायद मंत्री बनने में कोई दिक्कत होती होगी, नहीं तो मंत्री भी अब तक बना दी गई होती, क्योंकि कर्नाटका में जाके जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर ने, क्योंकि ये काम अनुराग ठाकुर ही का नहीं है, ये प्रज्ञा ठाकुर जी भी वही काम कर रही है। प्रज्ञा ठाकुर जी क्या कर रही है, जिस तरह से जाके, अगर हम और आप जरा, हम इस चैनल पे अगर ये बात कह दें तो सुबह तक हमारी आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर हम कह दें कि यहाँ क्या रखो, चाकू रखो, नहीं रखो, तेज करो, धीरा करो, ये कौन सी बात आप कर रहे हैं। लेकिन किसी ने कुछ कहा, एक शब्द कहीं से इसका प्रतिकार आया। नए नए तरह के इस समय वो चल रहे हैं, राष्ट्रपिता हो गए। तो आनंद जी, प्रधानमंत्री जी का तो दिल दुखाता है इस तरह के बयान से। उन्होंने कहा भी था कि इस तरह के बयान जो महात्मा गांधी के उन्होंने दिए थे, तो प्रधानमंत्री जी का दिल दुखी हुआ था उनके बयान। मैं इसको कभी दिल से माफ नहीं करूंगा, लेकिन फिर इससे कहूंगा कि और दो गाली बेटा। मैं माफ नहीं करूंगा, लेकिन अपने पास रखूंगा।
बगल में बिठा के रखूंगा कि और गाली देते रहो। तो ये बिल्कुल मिली-जुली कुश्ती है। इसमें कहीं आपको अगर किसी को ये गलतफहमी है कि नहीं ये तो थोड़ा, और जो मैं इसलिए कहूं, अगर कोई किसी को कह रहा है कि राष्ट्रपिता, तो अच्छे से अंदर से अच्छा नहीं लगता होगा कि आहा राष्ट्रपिता के साथ मुझे करा जा रहा। मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं, राष्ट्रपिता तो इस देश में राइट टू एक्सप्रेशन है, आप किसी को कर लीजिए। गोडसे को भी कुछ लोग राष्ट्रपिता मानते ही है ना इस देश में, और उनको उनको पद भी मिलता है, उनको पार्लियामेंट में भी बिठाया जाता है। तो ये सारा कुछ हो जाने के बाद ये मूल रूप से हमको और आपकी ही ये जिम्मेदारी बनती है कि जो इस तरह के लोग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम एक चीज करेंगे, अनुराग ठाकुर का जब ये आए तो आप उसको ऑफ तो कर सकते हैं अपना, कोई भी स्टेटमेंट आए, टीआरपी मत बढ़ने दीजिए, कहिए अनुराग ठाकुर का नाम अगर तुम लोगे, ये अपने आप ही टीवी वाले उनका नाम लेना बंद कर देंगे। दिक्कत क्या है कि ये जो जितनी ज्यादा जो गाली देगा उतने बड़े पद पे होगा। आप क्यों, एक आप परवेश वर्मा को दे लीजिए, कब वहां सूर्या जी को देख लीजिए, अब उनके पास तो नए नए तरह के इस तरह के लोग हैं ना, क्या क्या गाली देते हैं भाई। और सोनिया गांधी को अभी भी, मैं कल परसों फिर देख रहा था, आप अपनी ट्रोल अपने उसमें देख लीजिए, कमेंट्स में देख लीजिए करके, अरे भाई एक महिला के बारे में आप किस तरह की गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, ये शर्म नहीं आती है। मोदी जी इसको रोक नहीं सकता, मोदी जी ऐसे बहुत से लोगों को फॉलो करते हैं ट्विटर पे और अलग अलग उस पे। तो ये जो चीज है, सरकार पार्टी ये सब एक दूसरे का पूरक बन चुकी है। सरकार में कौन क्या कहता है, पार्टी में कौन क्या कहता है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं। पार्टी में जो ज्यादा गाली देगा उसको सरकार में बिठा लिया जाएगा। कल मुझसे किसी ने कहा कि बुमई साहब हारने की स्थिति में है। हमने कहा हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, धामी जी भी हार गए, वो भी हार गए, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी भी हार गए, और फिर गुजरात में जाके बता रहे थे इलेक्शन कैसे जीता जाता है, खुद हार गए और गुजरात में जाके इलेक्शन जीता कैसे जाता है इसकी सभाएं करके लोगों को बता रहे थे। तो ठीक है, एक ये कहना नहीं चाहिए, मैं किसी और के रेफरेंस में नहीं, हो सकता है आप 4 PM के रेफरेंस में समझ लीजिए, बाकी लोग समझेंगे अंधेर नगरी चौपट राजा। चलिए इसमें क्या कहा जाएगा। आनंद जी, एक बहुत जबरदस्त बात आज अशोक जी ने कर दी, इस विषय से अलग हटके, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात कर दी और मैं भी हैरान था। आप तो जानते ही हैं, आप तो पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, तमाम आपका प्रोफेसर तो ताल्लुक रखता है। विश्वविद्यालय का नाम आने पे पहले श्रद्धा से मन भरता था। वाइस चांसलर, मतलब हम लोग जब स्टूडेंट्स थे, उसके बाद में भी ये पत्रकारिता में आए थे, तो वाइस चांसलर का नाम आके लगता था कि एक ऐसा योग, ऐसा विद्वान, ऐसा काबिल आदमी जिसको शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया होगा। मन करता था उसके नाम से जैसे सन्यासी को लेकर प्रणाम करने का मन करता था। एक्चुअल में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की दिमाग में छवि बनी हुई थी। पिछले दिनों एक वाइस चांसलर विनय पाठक जी एक यूनिवर्सिटी में पकड़े गए और फिर एक के बाद एक करोड़ों और अरबों रुपए की धांधलियां खुलती चली गई कि नकल कराने के ठेके, सामान खरीदने के ठेके, क्या क्या नहीं। और देश की उत्तर प्रदेश की जो मीडिया है, मैं मानता हूं कि वो बिना मुख्यमंत्री कार्यालय के इशारे के कभी खबर छापती नहीं है। जब विनय पाठक के खिलाफ बड़ी बड़ी खबरें छपना शुरू हुई तो मेरे कान खड़े हुए कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जो अखबार बेचारे अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं करते, वो भी विनय पाठक के खिलाफ बड़े बड़े खुलासे कर रहे थे कि अब जांच एसटीएफ को दे दी, एसटीएफ वीसी को नोटिस दे रही है, पूछताछ के लिए आ जाइए, वीसी गायब है। एक दो दिन की नहीं, महीनों की बात है। फिर हमने पड़ताल करी और फिर कई लोगों ने पड़ताल करी तो तार राजभवन तक जाकर रुक गए। अशोक जी ने खुलासा किया कि भाई किस तरह आनंदीबेन पटेल और विनय पाठक की चर्चा हुई। और बात भी सही है कि अगर एक वीसी फरार है, एसटीएफ जांच कर रही है, नोटिस दे रही है, फिर मामला कैसे सुलटे, तो सीबीआई को जांच दे दी गई कि मामला किसी समय ठंडे बस्ते तक चला जाए। लेकिन इस बहाने जो अशोक जी ने कहा कि दिल्ली और लखनऊ, गवर्नर और मुख्यमंत्री, ये उत्तर प्रदेश में कैसे संभव है कि महीनों से जिसके घोटाला कितनी बड़ी खबरें छप रही है, गायब है वो वाइस चांसलर अभी तक है, हटा नहीं। जी जी, मैं एक तो थोड़ा, मैं जो मेरी समझ है और जिस चश्मे का नंबर मैं लगाया हूं, वो थोड़ा अशोक वानखेड़े जी के चश्मे से थोड़ा फर्क वो नंबर है आनंदीबेन पटेल के मामले में। आनंदीबेन पटेल का आपको मालूम नहीं, एक चीज ज्ञान है कि नहीं है, कि ये और अमित शाह साहब एक स्टेज पिछले 5-6 वर्षों में स्टेज शेयर नहीं किए हैं। अगर अमित शाह आएंगे तो आनंदीबेन पटेल वहां नहीं बैठेंगे, ये आएंगे तो वहां नहीं आएंगे, और इसीलिए बहुत से कार्यक्रम में नहीं आते। मेरे चश्मे के नंबर से जो मैं देखता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि योगी जी और आनंदीबेन पटेल की टीम है, और ये टीम इसलिए है, ये कुछ, अब क्योंकि पड़ोसी देशों का नाम ले लेंगे तो एक बड़ा भारी वो दूसरी बहस हो जाएगी। ये टीम वो है कि
अच्छा तुम्हारा भी वो दुश्मन, मेरा भी वो दुश्मन, मैटर ऑफ कन्वीनियंस है, चलो हम दोनों मिलकर उसको ठीक करते हैं। और उसमें एक नाम स्वतंत्र देव सिंह का भी था। मैं इसलिए बता दूं कि हाँ, स्वतंत्र हाँ, देव सिंह, अगर आपको याद हो, योगी जी ने हटने नहीं दिया था, उनको अध्यक्ष बनाए रखा था लास्ट तक। हाँ, हाँ, अब आनंदीबेन पटेल सूट करती हैं योगी जी को, योगी जी को सूट, भाई जो भी है। अच्छा उधर मोदी जी की क्या है, मोदी जी के गुजरात के कमिटमेंट्स हैं, आनंदीबेन पटेल जी को बिल्कुल बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो उनको एक सबसे बड़ा राज्य दे दिया है। अमित शाह वहां आएंगे नहीं, इनको यह है कि अमित शाह के अगेंस्ट जो भी बंदूक चलानी है, यहाँ आनंदीबेन पटेल बैठी है, तो इट सूट्स योगी जी। मैं दो तीन चीजें जल्दी से इसलिए कह के फिर पाठक जी पे आऊंगा, और फिर पाठक जी का आंसर भी आपको मिल जाएगा। देखिए एक चीज समझ लीजिए, योगी जी को ये कुछ कर लें, लेकिन आज जिस बिना पे बीजेपी इलेक्शन जीतने का सपना देखती है, वो फैक्ट्रियां केवल उत्तर प्रदेश में है। वो राम जन्मभूमि हो, वो काशी विश्वनाथ हो, वो मथुरा हो, ये सब फैक्ट्री है, मामला यही का। तो इसको तो गुजरात ले नहीं जा पाएंगे, ये रहेगा योगी जी के नीचे। एक दूसरा, योगी जी एक बड़े भारी मठ के, और उस मठ को मैं भी प्रणाम करता हूं, मैं भी उस मठ को मानता हूं, गोरखनाथ को, कि वो आज नहीं पिछले परंपरागत रूप से मैं उधर से आता हूं, मैं मानता हूं। तो वो उस मठ के महंत भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो उनके पास एक ये डिस्टिंक्ट एडवांटेज है जो जो अमित शाह साहब के पास नहीं है। अमित शाह साहब अपने बूते पे शायद कितनी जगह से वोट दिला पाएंगे देखने वाली, वो जोड़ तोड़ कर सकते हैं, तुम बैठो, तुम उठो, तुम जाओ, तुम आओ, ये सब कर सकते हैं। लेकिन अमित शाह का नाम देख के वोट कितना दिला पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये अमित शाह साहब ही का दिमाग था कि केशव प्रसाद मौर्य को गुजरात में ले जाके कुछ उनकी ट्रेनिंग करा रहे थे कि भाई ये भी है, ये भी एक आदमी है, वोट दिलाएगा। अरे हमें केशव मौर्य साहब किसको वोट दिलाएंगे? आप एक चीज और याद रखिएगा, योगी जी को एक वो मैं एक चीज ये मानता हूं कि मठ पे रहने की वजह से उनके पास वो आध्यात्मिक शक्ति है कि वो बहुत लूज नहीं करते अपनी पेशेंस। एके शर्मा को उनकी जगह दिखानी थी, तो उन्होंने उसकी जगह दिखा ही दी। कि वो, अगर आपको याद हो, वो पहले आए थे यहाँ के उप मुख्यमंत्री बन के पूरी कमान संभालने, फिर उनको कमान तो छोड़िए, उनको एमएलसी तक बनाने के लिए उन्होंने जो उनकी जो छीछा लेदर हुई थी उनकी, वो बेचारे किसी काम लायक नहीं रह गए थे। उन्होंने एक बनारस में जाके कौन सा मोदी जी के कॉन्फ्रेंसी में उन्होंने कुछ मीटिंग ले ली थी, उन्होंने कहा था अच्छा। तो ये हरदम याद रखिएगा। वो जो टेनी जी हैं, बहुत खास आदमी अमित जी के हैं, बहुत खास आदमी, उनको ऐसा लड़के के मामले में है, अच्छा करना कुछ नहीं है क्योंकि सब उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, तो सिर्फ ये कह देना है कि सीधा काम करना। उनको कोई, योगी जी को कोई ये नहीं कहना है कि गलत काम करना, उनको ये इंश्योर करना है कि सही काम हो जाए। सही से जांच हो गई, बेचारे टेनी जी के जो भी लड़के हैं वो अभी तक अंदर हैं। बाहर टेनी जी के प्रभाव से तो एक बार बाहर चले ही गए थे, फिर वो आप खींच के बाहर अंदर कर दिए गए और फिर से वो अंदर है। अब उनकी हाईकोर्ट में कोई छुएगा भी नहीं, उसको सुनने को भी कोई नहीं तैयार है कि ये क्या सुनेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ चुकी है। तो मैं अभी भी ये मानता हूं कि जहां तक ये सब बातें हैं, उसमें योगी जी बहुत आगे खड़े हुए हैं। दूसरा, योगी जी अभी क्यों बोले कि मैं भी अपना हैट क्यों फेंकें? अरे भाई, जब खाली होगा अखाड़ा, तब ये पहलवान कहेगा कि मैं भी हूं। अभी क्यों बोले? अभी बोलने दीजिए, ताव देने दीजिए भाई, वो गडकरी साहब और अमित शाह साहब और सब लोग करें। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं देवेंद्र फडणवीस की एक बात और कहूंगा, देवेंद्र फडणवीस का ये हश्र क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने गडकरी साहब के साथ जिस तरह का काम किया, ये हश्र तो होना ही था। योगी जी का हरदम ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश के जो भी हैवीवेट्स हैं वो योगी जी के साइड है। राजनाथ सिंह साहब योगी जी की किसके पाले में खड़े हैं? मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में है, देवेंद्र फडणवीस के रेफरेंस में जो महाराष्ट्र के जो शक्तिशाली लोग हैं, पॉलिटिकली मैं कह रहा हूं, वो देवेंद्र फडणवीस के साथ नहीं खड़े हैं। देवेंद्र फडणवीस एक अपना अमित शाह के आदमी है, वो अपना काम करते रहते हैं। अशोक वानखेड़े साहब इसको ज्यादा बेहतर मुझसे बताएंगे, लेकिन जो मेरी समझ है, योगी जी की वो समझ है, पॉलिटिकल समझ है उनको कि किसको किसको अपने साथ रहना है। उन्होंने राजनाथ सिंह जी हरदम साथ, राजनाथ सिंह जी आएंगे तो वो उनको लेने वहां पे भी चले जाते हैं, एयरपोर्ट भी चले गए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, योगी जी नोज की वेयर किसको कैसे मैनेज करना है। अभी इट इज टू अर्ली। उत्तर प्रदेश की 80 सीट को कोई यहां से शिफ्ट गुजरात तो हो नहीं जाएंगे कि 80 सीट में से गुजरात चली जाएंगी, 60 सीट 20 रह जाएंगी, रहेंगी तो उत्तर प्रदेश में ही। लड़ना तो इलेक्शन यही होगा, काशी विश्वनाथ यहीं रहेगा, राम मंदिर यहीं रहेगा, मथुरा यहीं रहेगा, तो करोगे क्या? एंड ऑफ द डे आपको इलेक्शन यहां लड़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी, और इसीलिए पाठक जी जो बचे हुए हैं,
वो किसी ना किसी का वरद हस्त है। यहाँ के आईपीएस अफसर आपको याद है कितने दिन तक गायब थे? 1 डेढ़ 2 साल। कई बार रणनीतिक रूप से आपके पास अगर आपका कोई फैक्शन ना हो तो ये आपके आपके पक्ष में रहता है। उत्तर प्रदेश में मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हैं। मुझे एक आदमी अगर बता दीजिए, चाहे वो बीजेपी का मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे छोटा दलाल हो, जो ये कह दे कि मैं योगी जी से काम करा दूंगा, और बाकी पूरे प्रदेश में किसी के लिए भी आपको 20 लोग मिल जाएंगे, उनका काम लॉ में करा देता हूं। अरे, तो मेरा कहना यह है कि कभी कभी ये भी आपकी स्ट्रेंथ हो जाती है कि आपका कोई ग्रुप ही नहीं है। ये हम किसी के लिए मांगेंगे नहीं, मेरा कोई, मैं एमएलए का एक भी लिस्ट ही नहीं है, मेरा कोई लिस्ट नहीं है, मेरा कोई मंत्री नहीं बनेगा। ये भी एक बार आपके फेवर में काम करती है, क्योंकि आपका कोई है नहीं, तुम जिसको बना दो, रहोगे तो मेरे ही पास, आओगे तो मेरे ही उस पे, वोट तो मेरा ही चेहरा आगे देख करके मांगोगे।